शुभांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। फ्लक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मुझे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है। जब मैं जेईई की प्रिपरेशन करता था तो सॉलिड एंगल की मदद से मैं बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाता था, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में कवर करने की कोशिश की। तो चलो सॉलिड एंगल टॉपिक को देखते हैं इस वीडियो में। तो समझते हैं कि आखिर सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं। एंगल तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा किसको बोलते हैं। एंगल किसको बोलते हैं, वो चाहे दो लाइंस के बीच का जो ये वाला पोर्शन है इसको एंगल बोलते हैं, या फिर दो प्लेन के बीच का पोर्शन हो, ये लाइन हो सकता है, ये प्लेन हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को एंगल बोलते हैं। लेकिन यहां बात होगी सॉलिड एंगल की। आखिर सॉलिड एंगल किसको बोलेंगे, तो सॉलिड एंगल किसको बोलेंगे उसको समझते हैं। कोई एरिया है, मान लो डी एरिया है, ये एरिया है मान लो, तो ये जो एरिया है किसी पॉइंट पे कोई एंगल बना रहा होगा, उस एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कोई एरिया अगर किसी पॉइंट पे कुछ एंगल बना रहा है तो उस एंगल को सॉलिड एंगल बोलेंगे। सॉलिड एंगल को तुम ऐसे समझ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, कोन के फॉर्म में। कोन जैसे देखते हो, कोन का जो लोअर सरफेस होता है, मान लो कि उसको उल्टा कर दिया तो अपर सरफेस हो गया सर्कुलर, और नीचे में ऐसे जाके वो टिल्टेड होता है। तो जहां जो नोकीला पोर्शन होता है उस कोन का, इन्वर्टेड कोन का, वो कुछ एंगल बना रहा होता है, वो डिस्क वहां पे कुछ एंगल बना रहा होता है, वो सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल तो होता नहीं है, मतलब वो कैसा एंगल होता है, कुछ इस तरह का एंगल होता है, मतलब सर्कुलर टाइप का। तो वो एंगल जो होता है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। 3D एंगल बोल सकते हैं इसको। जैसे ये क्या होता है, 1D या 2D एंगल होता है, लेकिन 3D में इस चीज को डिनोट करने के लिए एक नया टर्म आता है सॉलिड एंगल। तो कोई एरिया जो है किसी पॉइंट पे अगर एंगल बना रहा है देन दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। जैसे कि ये एरिया अगर इस पॉइंट पे कोई एंगल बना रहा है, जैसे इन्वर्टेड कोन की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे बना रहा है वो 3D है, बोर्ड पे तो दिखा नहीं सकते, तो 3D तुम इमेजिन कर पा रहे होगे इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में कि कैसा वो एंगल बन रहा होगा। यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होगा। कैसा एंगल बन रहा होगा, इस तरह का एंगल बन रहा होगा, सर्कुलर शेप का। समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं। तो इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। डिनोट किससे किया जाता है, डिनोट किया जाता है इसको इस वाले ओमेगा, इस साइन से, ठीक है। इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है। और इसका यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। एंगल का यूनिट कितना होता है, रेडियन, इसका होता है एसटी रेडियन। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब इसका क्या रोल होगा वो समझते हैं। तो ये तो मान लो कि रेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप्स भी है। इस तरह का अगर एरिया है तो किसी पॉइंट पे वो एंगल बना रहा होगा, तो मान लो कि किसी पॉइंट पे वो एंगल बना रहा होगा, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल का मतलब समझ में आया कि किसको बोलते हैं। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका आखिर यूज कैसे करेंगे। तो अब इसके फॉर्मूला पे आते हैं धीरे धीरे करके। तो कोई अगर सरफेस है और ये उसका एरिया है डीए, तो डीए एरिया का ओरिजिन से जो एंगल है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। यही बोला था। और यहाँ पे ओरिजिन से मैं मान रहा हूँ, किसी पॉइंट से जो एंगल होता है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के सामने आता है, जो सॉलिड एंगल होता है डी, इसको जैसे इससे डिनोट करते हैं, तो ये जो सॉलिड एंगल हुआ डीए की वजह से वो हो जाता है डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है और डीए क्या है, कॉस थीटा क्या है, सब बात करते हैं। तो आर जो है वो होता है डिस्टेंस ऑफ एरिया वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन। अब एरिया वेक्टर किधर होगा, किधर के डायरेक्शन में होगा, इधर के डायरेक्शन में। तो ये जो वेक्टर है वो यहाँ से ओरिजिन से कितना दूर पे है, आर। तो ये जो आर होता है वही डिस्टेंस होता है। थीटा किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है, ये तो प्लेन एंगल है थीटा। तो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड आर। मतलब आर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वही थीटा होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखो। अब बात करते हैं एक एक केस वाइज कि आखिर अलग अलग शेप्स के लिए कैसे कैसे सॉलिड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। वही जो होगा वही यूजफुल होगा फ्लक्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हेमी स्फीयर की वजह से। किसकी वजह से, हेमी स्फीयर की वजह से।
तो हेमीस्फेयर की वजह से बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा शेप होता है हेमीस्फेयर का। तो यहाँ पे किसी डीए रीजन में, ये डीए रीजन है, उस रीजन में तुमसे पूछा कि सॉलिड एंगल कितना बना रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, या फिर टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा हेमीस्फेयर की वजह से, हेमीस्फेयर की वजह से टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो हम मान लीजिए कि डीए पोर्शन है, ये डीए एरिया है, और यहाँ से आर वेक्टर है, ये ऑरिजिन मान लेते हैं। तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, डीए, ये वाला हो जाएगा डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ पे एंगल दिख रहा होगा, डीए वेक्टर किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, कहीं भी देख लो, यहाँ पे डीए लोग किधर होगा, डीए वेक्टर इधर डायरेक्शन में, और आर वेक्टर किधर हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में, डीए का डायरेक्शन में। यहाँ लो डीए, तो आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, डीए वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हुआ दोनों के बीच, थीटा यहाँ पे कितना हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो ये कितना हो गया, डी सॉलिड डीए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब तुमको इसका सरफेस एरिया मालूम है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 0 से ए हो जाएगा, तो टोटल सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर। ए कितना होता है इसका, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो सॉलिड एंगल इसकी वजह से कितना हो जाएगा, 2 पाई एस टी रेडियन। ये याद रखो, ठीक है। ये हो गया हेमीस्फीयर की वजह से, और भी शेप्स की वजह से देख। तो चलो अब देखते हैं मेन जो पॉइंट्स अब तक हमने डिस्कस कर लिया उसको। तो इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया सॉलिड एंगल का, कितना होता है डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सारा टर्म डिफाइन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। इसके अलावा फिर हेमीस्फीयर की वजह से सॉलिड एंगल की बात कर चुके, हेमीस्फीयर कितना सॉलिड एंगल बनाता है, तो 2 पाई एस टी रेडियन बनाता है। अब बात कर लेते हैं क्लोज सरफेस की वजह से। क्लोज सरफेस की वजह से कितना बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम ध्यान रख लेना। क्लोज सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो कि ये कोई क्लोज सरफेस है, रेगुलर नहीं इरेगुलर मान लेते हैं, क्योंकि इरेगुलर है तो इरेगुलर में जब वो बातें हैं तो रेगुलर में फॉलो होंगी, बस कंडीशन चेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप है, तो उसके इनसाइड पॉइंट पे अगर सॉलिड एंगल की बात होगी इनसाइड पॉइंट पे, तो इनसाइड पॉइंट ऑफ क्लोज सरफेस, यही मैं बोलना चाह रहा था, इनसाइड पॉइंट ऑफ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 4 पाई एस टी रेडियन होता है। और वही आउटसाइड पॉइंट की बात होगी, आउटसाइड पॉइंट की, तो आउटसाइड पॉइंट ऑफ क्लोज सरफेस, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गॉस लॉ में यूज आएगा, बहुत सारे शेप्स के फ्लक्स निकालने में यूज आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इस पे बेस्ड, क्वेश्चन मैं कराऊंगा धीरे धीरे। कितना होता है, 0 एस टी रेडियन, ये याद रख लेना। इसके अलावा और भी शेप्स होते हैं, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया। तो रिंग और डिस्क का भी तुम इंटीग्रेशन से काफी इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं बता रहा हूँ, बस तुमको स्टेप बता दे रहा हूँ कि तुम्हें करना क्या है। तो होगा क्या कि ये रिंग है या डिस्क है मान लो, और इस पॉइंट पे तुमसे सॉलिड एंगल पूछ रहा है, तो तुम करोगे क्या कि थीटा एंगल ले लोगे, ये जो सेमी एंगल है इसका हाफ एंगल, उसको थीटा ले लोगे, और इसकी वजह से तुम्हें निकालना है सॉरी, इस एंगल को निकालना है तुम्हें, मतलब एक पार्ट की वजह से निकल जाएगा तो पूरे पार्ट की वजह से निकल जाएगा। बात समझ में आ रही। तो ये जो थीटा है, ये पूरा थीटा अगर तुम्हें पता है तो ये भी थीटा पता होगा, या फिर ये पता है तो पूरा थीटा भी पता होगा। तो उस वजह से जो फॉर्मूला निकल के आता है, किसकी वजह से, रिंग या डिस्क की वजह से, रिंग या डिस्क की वजह से जो सॉलिड एंगल हो जाता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। आर क्या है, ये डिस्टेंस है, थीटा क्या है, ये हाफ एंगल जो है वो है, थीटा क्या है, हाफ एंगल, याद रखना है, थीटा क्या है, हाफ एंगल। अब इसको तुम इंटीग्रेशन से आराम से निकाल सकते हो। क्या ले लोगे, कोई अल्फा एंगल पे डी अल्फा का डिस्क ले लोगे या फिर रिंग ले लोगे, ठीक है। ये टोटल और ये ठीक है, ये अल्फा एंगल पे डी अल्फा ले लिए और इसको एक्स ले लिए, ये डिस्टेंस जो है। अब तुम्हें बाकी सारी चीज़ें तो पता चल जाएंगी, पूरा रेडियस आर है मान लो, तो ये बाकी तो ये अब तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये एक्स है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा। तो उस हिसाब से तुम इंटीग्रेशन लगा सकते हो। कैसे लगाओगे इंटीग्रेशन, अरे इसमें लगाना है, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर फाइंड कर लेना इंटीग्रेशन लगा के। अब डी ए कैसे फाइंड करोगे इसके लिए, वो तो तुम इजीली निकाल पाओगे। डी ए कैसे फाइंड करोगे, ये अल्फा एक्स है तो ये तुमको पता चल जाएगा, ये पता चल गया रेडियस इसका, तो पूरा डिस्टेंस, पूरा ये वो रेडियस मालूम चल गया तो एरिया नहीं मालूम कर लोगे।
आराम से मालूम कर लोगे। और फिर भी तुम्हें डाउट हो इसके प्रूफ में तो तुम बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ कवर कर दूंगा, या फिर तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा उस प्रूफ की कि आखिर इसको कैसे प्रूफ करते हैं। बाकी काम का नहीं है इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। सॉलिड एंगल टॉपिक बहुत लोग तो स्किप कर देते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी काम की चीज़ है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये जो प्रूफ है वो काम की चीज़ नहीं है, तो इस पर ध्यान नहीं देते हुए, इस चीज़ को याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कभी कुछ पूछेगा नहीं, अगर फ्लक्स में या फिर गॉस लॉ में पूछना भी होगा तो ये वाला चीज़ बस ध्यान रखो कि रिंग और डिस्क की वजह से सॉलिड एंगल जो होता है 2π1 माइनस कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। अब इस पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। सॉलिड एंगल की बात हो चुकी है, वो ध्यान रखना, उसी को यूज करते हुए इसको मैं फाइंड करूंगा, देखना कैसे। ये क्लोज सरफेस है, इसके सेंटर पे मान लो कि क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से फ्लक्स हमें फाइंड करना है। ये जो डिस्टेंस है वो आर है, और एरिया जो है वो डी ए मान लो, ठीक है। एरिया जो है वो डी ए मान लो। देखो एरिया कैसे लेंगे, हम पूरे सरफेस की वजह से निकालना है, तो एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं अंदर में, क्योंकि बाहर में तो जीरो हो जाता है, तो इसके अंदर में डी एरिया ले लेते हैं, जिसका एरिया वेक्टर इधर होगा और आर वेक्टर इधर होगा। पूरे सरफेस की वजह से निकालना है। ये मैं छोटा पोर्शन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि छोटे की वजह से फाइंड कर लेंगे तो पूरे ओवरऑल के लिए फाइंड हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे इसको, इस एंगल को थीटा ले लो, तो उस पॉइंट पे अगर बात होगी सॉलिड एंगल का यूज होगा, तो फ्लक्स की बात होगी तो कितना हो जाता है, ई डॉट डी एस होता है। अब ई कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा क्यू चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे, के क्यू अपन आर स्क्वायर। अब डी एस कितना हो जाएगा, डी ए वेक्टर तो है, तो उसका इस वेक्टर का लेना पड़ेगा हमें यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो जाता है ई का, यही होता है यूनिट वेक्टर, आर हो जाता है ई का, आर डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक है। ई डॉट डी एस का, ई का यूनिट वेक्टर किधर है, आर की तरफ, इधर होगा ना, आर यूनिट वेक्टर की तरफ होगा, तो आर डॉट डी एस हो जाएगा। अब क्या होगा, के क्यू अपॉन, ये तो देख लो डी एस अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आया, तुम्हें दिख रहा है, डी एस तो अपने आप में वेक्टर है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो टर्म है अपने आप में तुम्हें एक नया चीज दिख रहा है, और यहीं पे हम सॉलिड एंगल का यूज करते हुए काफी इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। के क्यू अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, और किसी क्लोज सरफेस की वजह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि सॉलिड एंगल कितना होता है 4π, तो किसी क्लोज सरफेस की वजह से सॉलिड एंगल कितना हो। अब तुम क्या करते, पूरा इंटीग्रेट करते। अब इस सरफेस के लिए मैं इतना ले लिया, पूरा ये कॉम्प्लेक्स शेप है, अब इसको इंटीग्रेट करते बनो। कैसे करोगे, कॉम्प्लेक्स शेप है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कराओगे, थीटा वेरी कराना पड़ेगा। तो उस वजह से सॉलिड एंगल काफ़ी यूजफुल चीज़ हो जाती है। किसी क्लोज सरफेस की वजह से तुम्हें सॉलिड एंगल मालूम है, कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़े, तो के क्यू अपन 4π हो जाएगा। इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, के को 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन क्यू इंटू 4π, 4π से 4π कैंसिल, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आती है निकल के, क्लोज सरफेस की वजह से। क्लोज सरफेस की वजह से जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है चार्ज पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जो है वो कितना होता है, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या होता है, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अगर 2q रखा होता, कहीं भी रखा होता, मतलब यहाँ पे भी q होता है, यहाँ पे भी q होता है, यहाँ पे भी q होता है, यहाँ पे भी q होता है। कितना टोटल q है बता दो, कितना टोटल q है, 5, तो हो जाता 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया अभी ये बताते बताते, कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास कुछ इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है शेप, इस तरह का शेप दिया हुआ है, और पूछ रहा है तुमसे, मान लो कि यही शेप दिया हुआ, पूछ रहा है कि कौन सा जो सॉलिड एंगल होगा, किसकी वजह से सॉलिड एंगल ज़्यादा होगा या कम होगा किसी पॉइंट पे। तो अभी बताया मैंने, रिंग या डिस्क की वजह से कितना हो जाता है, 2π1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2π1 माइनस कॉस थीटा होता है, सॉरी 2π1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है। तो
इसमें आर पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो थीटा क्या होता है, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। तो ए वेक्टर तो हमेशा इधर एंगल बना रहा है, रेडियस वेक्टर भी इधर बना रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल तो सेम है, हर सरफेस के बीच का एंगल। तो जो सॉलिड एंगल होगा तीनों सरफेस की वजह से वो सेम होगा। तो इसको 1 सरफेस ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, तो उस वजह से ये सॉलिड एंगल 1, सॉलिड एंगल 2, सॉलिड एंगल 3 तीनों इक्वल होगा। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, पहला क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन का कंक्लूजन मैंने बता दिया, उसके बाद फिर ये नई चीज़ बताई। हो सकता है कि एग्जाम में तुमसे ये पूछ ले, मेंस में या फिर बोर्ड्स में, तो तुम फिर इजीली बता सकते हो, क्योंकि इसमें आर पे डिपेंड ही नहीं करता, बस 2π1 - cos थीटा होता है फॉर्मूले में। तो आर पे नहीं डिपेंड करेगा तो क्या ही मतलब। ये आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो इस पर तो डिपेंड कर नहीं रहा, बस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा इक्वल है तीनों के लिए, इसीलिए इक्वल होगा। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी यूजफुल चीज़ें हैं जो कि आगे काम आनी है या फिर एग्जाम में तुम्हारी हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्लक्स के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे हम, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे गॉस लॉ की तरफ, जो कि इसी पे डिपेंड करेगा। तो अब तक तुमने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाकी वीडियो, बाकी लेक्चर्स नहीं देखे, तो तुम जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करी है मैंने, पढ़ के अपनी चीज़ों को निकाल के कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से देखते हुए सारे लेक्चर्स बनाए गए हैं। तो तुम देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, और बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।